हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्केलेटन नर्सिंग के ऊपर। तो कैसे हैं सभी दोस्तों आप? उम्मीद है आप सभी सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके, करंट अफेयर और मैथ रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उन टॉपिक से लेकर आए हैं जिनसे एग्जाम में सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको इस क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और इससे पहले भी हमने आपके लिए आपकी एम्स सीआरई एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर के और मैथ रीजनिंग के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए हैं, तो आप उन क्लासेस को देखना भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को पता है 4 सालों में ओलंपिक पैरालंपिक होते हैं। तो इसी साल 2024 में पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक हुए थे। तो ये क्वेश्चन ओलंपिक पैरालंपिक से करंट अफेयर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाते हैं। तो आपको ओलंपिक पैरालंपिक के सवालों को एक बार देखकर जाना है। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है 28, ऑप्शन नंबर बी है 21, ऑप्शन नंबर सी है 29 और ऑप्शन नंबर डी है 40। तो आंसर करिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 29 पदक जीते हैं। क्लियर है दोस्तों? अब 29 पदक कैसे जीते हैं आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि इससे भी एग्जाम में सवाल बन सकता है कि कितने गोल्ड जीते हैं, कितने सिल्वर जीते हैं और कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो आपको देखना है कि 7, 9 और 13 आपको याद रखना है। 7, 9 और 13। तो 7, 9 और 13 याद कर लीजिए दोस्तों। 7, 9 और 13, तो तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 29। तो टोटल हमने 29 मेडल जीते हैं, 7, 9 और 13। तो याद कर लीजिए दोस्तों, 7, 9 और 13। तो 7 तो हमने जीते हैं गोल्ड, 7 हमने जीते हैं गोल्ड, 9 हमने जीते हैं सिल्वर, 9 हमने जीते हैं सिल्वर और 13 हमने जीते हैं ब्रॉन्ज। 13 हमने जीते हैं ब्रॉन्ज। तो आप इसको याद कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपसे सीधा सीधा सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि पेरिस पैरालंपिक में भारत ने टोटल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, टोटल कितने सिल्वर मेडल जीते हैं, टोटल कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो आपको इनको याद रखना है दोस्तों। क्लियर है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी दोस्तों ओलंपिक पैरालंपिक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पेरिस पैरालंपिक 2024 का आरंभ कब होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है 28 अगस्त, ऑप्शन नंबर बी है 20 जुलाई, ऑप्शन नंबर सी है 4 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर डी है 10 सितंबर। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 28 अगस्त को पेरिस पैरालंपिक 2024 का आरंभ होता है। क्लियर दोस्तों? 28 अगस्त को होता है। और खत्म कब होते हैं सर? 28 अगस्त को स्टार्ट होते हैं, 28 अगस्त को स्टार्ट होते हैं और 8 सितंबर को क्या होते हैं दोस्तों? 8 सितंबर को क्या होते हैं दोस्तों? खत्म होते हैं। तो पेरिस ओलंपिक पैरालंपिक की जो आरंभिक अवधि होती है, जो स्टार्टिंग डेट होती है, वो होती है 28 अगस्त और ये एंड कब होते हैं दोस्तों? 8 सितंबर को होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है आपको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। आपको इसमें टोटल ट्रायंगल निकालने हैं। आपको इस क्वेश्चन में कुल त्रिभुजों की संख्या निकालनी है। आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है दोस्तों कि इस डायग्राम में कितने त्रिभुज हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं। फाइंड टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल। फाइंड टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल। तो दोस्तों इससे पिछली क्लास में हमने आपको इस प्रकार की आकृति में त्रिभुज निकालने का पूरा मेथड बता दिया है। तो आप उस क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रायंगल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल आपसे फिगर काउंटिंग के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आपको इस चीज को अच्छे से देख के जाना है कि किस प्रकार से हम टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते हैं। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालने का एक मेथड होता है। अगर आप एक एक ट्रायंगल को गिनने बैठोगे तो आप बहुत ज्यादा टाइम अपना वेस्ट कर दोगे। तो इसलिए आपको इसका मेथड देख लेना है। तो दोस्तों देखते हैं इसमें क्या मेथड लगता है। मैंने पिछली क्लास में भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, तो आप उसको जरूर देख लेना। और हम यहाँ पर भी आपको डिस्कस कर देते हैं कि कैसे निकालते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि बेस कितने हैं, यानी आधार कितने हैं, उस आधार पर कितने ट्रायंगल बने हैं हम उसको देखते हैं। जैसे कि एक आधार तो ये है, नीचे नीचे वाला, इसको हम फर्स्ट नंबर बोल देते हैं। एक बेस तो ये हो गया फर्स्ट नंबर वाला, और एक बेस ये हो गया सेकंड नंबर वाला। तो टोटल हमारे कितने हो गए दोस्तों, दो बेस हो गए। ये दो ही तो आधार है जिनके ऊपर त्रिभुज बने हुए हैं इतने सारे। ये इतने सारे त्रिभुज बने हुए हैं, ये दो ही तो आधार है दोस्तों। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए अब गिनते हैं हम। हमने आधार पहचान लिया। अब हमको क्या करना है, सिर्फ हमको नंबरिंग करनी है। एक दो तीन चार पांच। अब नंबरिंग करनी है, एक दो तीन चार पांच। उसी प्रकार से हमको ऊपर वाले बेस पे करना है, एक दो तीन चार पांच। अब क्या करना है सर, तो सबसे पहले हमको आधार देखना है, फिर हमको उन पर नंबरिंग करनी है, और उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद हमको सिंपली सबको जोड़ देना है। क्या करना है दोस्तों, जोड़ देना है। तो चलिए जोड़ते हैं और देखते हैं क्या आता है। वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऊपर वाले को जोड़ते हैं, फर्स्ट नंबर बेस पर देखते हैं कितने ट्रायंगल हैं। एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस पांच। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, एक प्लस दो तीन प्लस तीन छह प्लस चार दस प्लस पांच 15। तो आधार फर्स्ट पर हमारे टोटल कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 15 बन रहे हैं। आधार सेकंड पर भी वही सेम, एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस पांच। टोटल त्रिभुज कितने बन रहे हैं, 15 बन रहे हैं। तो 15 प्लस 15, 15 प्लस 15, टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे दोस्तों, 30 हो जाएंगे। तो 30 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो क्लियर है दोस्तों। उम्मीद है आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आधार देखना है, उसके बाद नंबरिंग करना है, और उसके बाद सबको जोड़ देना है। चलिए दोस्तों इसका एक क्वेश्चन और हम आपको बता देते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। एक और डायग्राम ले लेते हैं दोस्तों। ऐसे ही हमने आपको बताया है, जैसे कि हमने इस प्रकार की एक आकृति और ले लेते हैं। एक आकृति और बना लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं उसमें कितने ट्रायंगल होंगे।
चलिए दोस्तों, इसमें आप टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल ज्ञात कीजिए। तो ऊपर वाला ही कॉन्सेप्ट हम इस पे लगाएंगे। अगर आप एक एक ट्रायंगल को गिनेंगे तो आपको इसमें काफी समय लग सकता है, और आपको कभी त्रिभुज 30 दिखेंगे, कभी 10 दिखेंगे, कभी 11 दिखेंगे, इस तरीके से आपको दिखेंगे। तो आपको इस चीज से बचने के लिए आपको क्या लगाना है दोस्तों? मेथड लगाना है। आपको तरीका फॉलो करना है, कैसे निकालते हैं। तो आपको आधार देखना है, उसके बाद उसके ऊपर ट्रायंगल देखने हैं कितने बने हुए हैं, और फिर नंबरिंग कर देना है। तो दोस्तों इसमें कितने आधार हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं आधार। पहला तो बेस ये हो गया दोस्तों, पहला बेस ये हो गया। इसके ऊपर देखो दोस्तों, ये ट्रायंगल बन रहा है और ये ट्रायंगल बन रहा है। ऐसे ही सेम नीचे बन रहा है और नीचे बन रहा है। तो एक ही आधार पर ऊपर भी ट्रायंगल बन रहे हैं, नीचे भी बन रहे हैं। तो हमने क्या लगाया था मेथड, कि हमको नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग करेंगे दोस्तों। ऊपर वाले डायग्राम के लिए हम कर देंगे 1 2। क्लियर है दोस्तों? 1 2। सेम नीचे वाली स्ट्रक्चर के लिए कर देंगे 1 2। आपको याद रखना है कि यहाँ पर आपको 3 से स्टार्ट नहीं करना है, आपको 1 से ही स्टार्ट करना है। और 1 से ही 1 2 3 जितने ट्रायंगल बन रहे हैं उतनी नंबरिंग करनी है। तो ये ऊपर वालों के लिए हो गया 1 2, और नीचे वालों के लिए हो गया 1 2। क्लियर है दोस्तों? अब इनको जोड़ देना है। तो 1 प्लस 2 ऊपर वालों के लिए, और 1 प्लस 2 नीचे वालों के लिए। 3 तो ऊपर वालों में बन जाएंगे, और 3 ट्रायंगल नीचे बन जाएंगे। तो 6 ट्रायंगल तो दोस्तों ये हो गए। अब सेम और देखिए, क्या इसमें और भी ऐसे आधार हैं जिनके ऊपर ट्रायंगल बना हुआ है? तो देखिए दोस्तों, तो 6 ट्रायंगल तो हमारे हो गए। इसको ऐसे कर देते हैं, बना देते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये भी तो एक आधार हो गया, ये भी तो एक आधार हो गया दोस्तों, ये भी तो एक आधार हो गया। इसके ऊपर भी तो ट्रायंगल बने हुए हैं, इसके इधर की साइड भी ट्रायंगल बने हुए हैं। तो सेम हम यहाँ पर 1 और 2, और यहाँ पर भी 1 और 2, और इन सबको जोड़ देंगे तो 6 ट्रायंगल क्या हो जाएंगे दोस्तों? 6 ट्रायंगल ये हो जाएंगे। तो 6 और 6 टोटल कितने ट्रायंगल हो गए दोस्तों? तो 12 ट्रायंगल हमारे यहाँ पर इस टोटल स्ट्रक्चर में हो गए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो टोटल कितने हो गए? 6 प्लस 6 12 हो गए। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। इनका भी आपको मेथड पता होना चाहिए कि कैसे इनको सॉल्व करते हैं। इनका भी आपको मेथड पता होना चाहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, एक आदमी बिंदु ओ से पूरब की ओर चलना शुरू करता है, और 40 मीटर चलने के बाद बिंदु ए पर पहुंचता है। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। फिर बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। फिर अंत में बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। तो उसकी प्रारंभिक बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है 20 मीटर, ऑप्शन नंबर बी है 40 मीटर, ऑप्शन नंबर सी है 0 मीटर, और ऑप्शन नंबर डी है 10 मीटर। तो दोस्तों इनको सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है, और ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं, स्कोरिंग होते हैं, डुएबल होते हैं। और आपको इन क्वेश्चन को कतई नहीं छोड़ना है। अच्छे से इनको एक बार देख लीजिए कि कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लेना एग्जाम में। तो सबसे पहले तो आपको दिशाएं पता होना चाहिए। तो आप इस चीज को याद कर लो कि कौन सी दिशा किधर है। हम जैसे हमारे पेज पर देखते हैं हम, तो ये दोस्तों ये दिशा तो होती है पूर्व, ईस्ट, ये होती है पश्चिम, वेस्ट, ये होती है उत्तर, नॉर्थ, और ये होती है दोस्तों दक्षिण, साउथ। तो सबसे पहले आपको
ये ध्यान में रखना है। उसके बाद जो क्वेश्चन में कहा जाता है हमको वही करना है, और इसमें हमें बिल्कुल भी कोई हमारा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो कहता जा रहा है करते जाओ, जो कहता जा रहा है करते जाओ, बहुत आसानी से आपका आंसर निकल में आ जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति, एक आदमी बिंदु ओ से पूरब की ओर चलना शुरू करता है। तो चलिए दोस्तों पूरब की ओर चलाना स्टार्ट करते हैं। ये ओ बिंदु हो गया मान लो, और ये पूरब की ओर चलना स्टार्ट करता है। ये ओ बिंदु हो गया और ये पूरब की ओर चलना स्टार्ट कर दिया। कितना चलता है? 40 मीटर चलता है और बिंदु ए पर पहुंचता है। तो 40 मीटर चला, 40 मीटर चला और बिंदु किस पर पहुंच गया दोस्तों? बिंदु ए पर पहुंच गया। क्लियर है दोस्तों? यहां तक कुछ भी नहीं किया है। अगर हमको कहता कि उत्तर की ओर चलता है तो इसको ऊपर चला देते, अगर हमसे कहता दक्षिण की ओर चल रहा है तो नीचे की साइड चला देते। तो आपको ये अगर डायरेक्शन पता है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हमसे कहा हुआ है, तो अभी हमसे कहा है कि पूरब की ओर 40 मीटर चला, फिर बोल रहा है बिंदु ए पर पहुंचा, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। बाईं ओर 20 मीटर चलता है। तो दोस्तों बायां क्या होगा? अगर ये इधर की साइड चल रहा है तो इसका बायां तो ये हो जाएगा ना दोस्तों, और ये इसका दायां हो जाएगा। तो ये इसका बायां हो गया, और ये कितना चलता है बाईं ओर? ये बाईं ओर 20 मीटर चलता है। ये बाईं ओर 20 मीटर चलता है। यहां तक क्लियर है दोस्तों? अब अगला देखते हैं क्या कह रहा है। और फिर दोबारा क्या करता है, उसके बाद बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला और बाईं ओर मुड़कर दोबारा से 40 मीटर चलता है। तो दोबारा से बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला, सॉरी 40 मीटर चला, तो उसको दोबारा से इसका बायां क्या हो जाएगा? इसका बायां ये हो जाएगा। तो इसको हमने वापस से क्या किया? 40 मीटर चला दिया। 40 मीटर इसको हमने चला दिया। फिर बोल रहा है बी, और अंत में बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। अंत में दोबारा ये बाई, तो इसका बाया क्या हो जाएगा दोस्तों? 20 मीटर हो जाएगा। तो ये वापस से कहां पर आ गया? ऊपर ही आ गया। 20 मीटर चलने के बाद इधर चला 40 मीटर सबसे पहले, फिर बाएं मुड़ा 20 मीटर चला, उसके बाद बाएं मुड़ा, फिर 40 मीटर चला। तो ये दूरी और ये दूरी बराबर हो जाएगी। फिर उसके बाद 20 मीटर चला और बिंदु ओ पर ही वापस आ गया। अब पूछा है उसकी प्रारंभिक बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसका प्रारंभिक बिंदु तो क्या था दोस्तों? ओ ही तो था, और वापस से ये ओ पर ही आ गया। तो इसकी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों? 0 मीटर हो जाएगी। क्योंकि जहां से चला था वहीं वापस आ गया। तो 0 मीटर इसकी क्या हो जाएगी दोस्तों? प्रारंभिक बिंदु से दूरी हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पेरिस ओलंपिक 2024 का कौन सा संस्करण था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेरिस ओलंपिक 2024 का कौन सा संस्करण था? तो आंसर करिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है 33, ऑप्शन नंबर बी है 35, ऑप्शन नंबर सी है 29 और ऑप्शन नंबर डी है 30। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए 33 इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा संस्करण था दोस्तों? 33 था। अब पेरिस ओलंपिक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में ये कहां पर हुआ था? तो ये पेरिस में हुआ था। और पेरिस हमारा किस देश में आता है? ये हमारा फ्रांस में आता है। पेरिस हमारा कहां पर आता है? फ्रांस में आता है।
और फ्रांस में कहां पर हुआ था? सीन नदी के किनारे हुआ था। तो दोस्तों ये सीन नदी वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई सालों के बाद सीन नदी पर हमारा क्या हुआ है? पेरिस ओलंपिक हुआ है। सीन नदी के किनारे काफी सालों के बाद हमारा ये गेम हुआ है। तो आपको इसको भी याद करना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वां संस्करण था। क्लियर है दोस्तों? तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिए गए विकल्पों में विषम का चयन कीजिए। दिए गए विकल्पों में विषम का चयन कीजिए। आपको इसमें निकालना है दोस्तों कि कौन सा ऐसा है जो बाकी तीन से अलग है, विषम है, ऑड है। बाकी तीन में कोई सिमिलरिटी होगी और एक में वो चीज नहीं होगी, तो आपको उसी को फाइंड करना है। तो दोस्तों सॉल्व करिए। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 4 और 8। ऑप्शन नंबर बी में है 8 और 16। ऑप्शन नंबर सी में है 9 और 18। और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 3 और 7। तो दोस्तों आप इसमें नोटिस करिए कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है 4 और 8। तो 4 का भाग 8 में पूरा जाता है। तो 4 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो 2 आता है। उसी प्रकार ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 8 और 16। तो 16 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो भी हमारा क्या आएगा दोस्तों? 2 आएगा। उसी प्रकार ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 9 और 18। तो 18 को 9 से डिवाइड करेंगे तो भी हमारा 2 आएगा। तो तीन ऑप्शन तो हमारे क्या हो गए दोस्तों? सिमिलर हो गए, क्योंकि तीनों में दूसरे को पहले से डिवाइड करने पर 2 आ रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी को देखिए। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 3 और 7। 7 को 3 से डिवाइड करने पर 2 नहीं आता है। तो हमारा विषम क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा बाकी तीन से जो अलग ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। भारत में हर साल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों। आंसर करिए। विजय दिवस कब मनाते हैं? और करंट में भी रहा है, हाल ही में इसको मनाया भी गया था। तो ये इंपॉर्टेंट और हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 18 दिसंबर। ऑप्शन नंबर बी में दिया है 16 नवंबर। और ऑप्शन नंबर सी में दिया है 16 दिसंबर। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 15 दिसंबर। तो ऑप्शन नंबर सी 16 दिसंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 दिसंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको दोस्तों इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 16 दिसंबर है। आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में 16 नवंबर भी दिया जा सकता है, तो आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया? करंट में रहा था दोस्तों, न्यूज में रहा था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला मधुमेह बैंक कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर ए है चेन्नई। ऑप्शन नंबर बी है जयपुर। ऑप्शन नंबर सी है न्यू दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी है कोलकाता। तो ऑप्शन नंबर ए
यानी कि चेन्नई में इसको स्थापित किया गया था। तो इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत का पहला मधुमेह बायोबैंक कहाँ पर स्थापित हुआ है दोस्तों? चेन्नई में हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ट्रेन 200 किलोमीटर प्रति हावर की गति से दिल्ली से चलना शुरू करती है तो उसे मुंबई पहुंचने में कितना समय लगेगा? और दिया क्या गया है कि दिल्ली और मुंबई के बीच दूरी 1400 किलोमीटर है। तो ऐसे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, और ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि बहुत आसान है। उसको आप लगाओगे तो आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? चाल बराबर दूरी बटे समय। तो आपको पहले तो इसको याद करना है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अब आपको जब भी सवाल पूछेगा तो आपको दो चीजें दिए रही होंगी और आपसे तीसरी चीज पूछेगा। या तो आपको चाल और समय दे देगा, फिर दूरी पूछ लेगा, या आपको दूरी और समय देकर चाल पूछ लेगा, या फिर आपको समय और चाल देकर दूरी पूछ लेगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों क्या क्या दिया है हमको। इस क्वेश्चन में हमको ट्रेन की गति दे रखी है 200 किलोमीटर प्रति हावर, और दूरी दे रखी है दोस्तों 1400 किलोमीटर, और पूछा हुआ है कितना समय लगेगा। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं ना दोस्तों। तो चलिए सॉल्व करते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, और चाल कितनी दी हुई है? 200 किलोमीटर प्रति हावर। 200 किलोमीटर प्रति हावर, तो 200 किलोमीटर प्रति हावर बराबर दूरी कितनी दी हुई है? 1400 किलोमीटर बटे समय हमसे पूछा है। तो दोस्तों समय बराबर क्या हो जाएगा? समय इधर आ जाएगा और चाल हमारी कहाँ चली जाएगी? नीचे चली जाएगी। तो टाइम बराबर 1400 तो अपनी जगह पर रहेगा, डिवाइडेड बाई 200 इसके नीचे आ जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो, अगली जीरो से अगली जीरो, और 14 को 2 से डिवाइड करेंगे, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 हावर हमारा आंसर आ जाएगा। तो टोटल समय कितना आ जाएगा दोस्तों? टोटल समय हमारा 7 हावर आ जाएगा। टोटल टाइम हमारा कितना आ जाएगा? 7 हावर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 7.5, 7.2, ये आपको फंसाने के लिए ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत और किस देश के मध्य द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास स्लीनेक्स स्लीनेक्स आयोजित हुआ है? भारत और किस देश के बीच में हुआ है दोस्तों, बताइए। ऑप्शन नंबर ए है जापान, ऑप्शन नंबर बी है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी है अमेरिका, और ऑप्शन नंबर डी है चाइना। चलिए दोस्तों आंसर करिए। ये अभी आपका न्यूज में रहा था, इसलिए ये क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिए दोस्तों आपको याद करने का तरीका बताता हूं। अगर आप सीधा याद करोगे तो आपको थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन अगर आपको इसकी फुल फॉर्म याद होगी तो इसको याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो एसएल का मतलब है श्रीलंका,
IN का मतलब है इंडिया और EX का मतलब है एक्सरसाइज। श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज, श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज। एक्सरसाइज यानी क्या होता है? अभ्यास होता है। तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में हुआ है दोस्तों स्लीनेक्स जो युद्ध अभ्यास है, वो श्रीलंका और इंडिया के बीच में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो क्लियर है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए राइजिंग राजस्थान निवेश शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि हाल ही में राजस्थान के जयपुर में राइजिंग राजस्थान इंडिया समिट हुआ था। कहां पर हुआ था दोस्तों? तो राइजिंग राजस्थान कहां पर हुआ था? ये राजस्थान के जयपुर में आयोजित हुआ था। जयपुर राजस्थान में आयोजित हुआ था। अब इसमें आपको इसकी थीम पूछी हुई है, तो थीम क्या थी दोस्तों इसकी? ऑप्शन नंबर ए में दिया है इन्वेस्ट इन राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी में ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी दिया है, सी दिया है 3R रिप्लेट रेस्पॉन्सिबल रेडी। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है वुमन एम्पावरमेंट इन राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसकी थीम क्या थी दोस्तों? इसकी थीम थी 3R, जिसमें एक आर का मीनिंग है रिप्लेट, एक का है रेस्पॉन्सिबल और एक का है रेडी। तो आपको इसकी थीम याद रखनी है दोस्तों, ये आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयपुर राजस्थान में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, जयपुर राजस्थान में हुआ था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। तो किस राज्य के रातापानी अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये हाल ही में रातापानी अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है और साथ ही साथ ये हमारा नवीनतम टाइगर रिजर्व भी घोषित हो चुका है, या फिर हमारा नवीनतम टाइगर रिजर्व भी बन चुका है। तो रातापानी टाइगर रिजर्व हमारा कौन सा टाइगर रिजर्व है दोस्तों? 57वां है, और जो कि कौन सा है? नवीनतम है। ये आपसे पूछा जा सकता है, 57वां है और नवीनतम है, और ये किस राज्य में है दोस्तों? ये हमारा मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रातापानी अभयारण्य के बारे में दो चीजें याद रखनी है। एक तो ये नवीनतम टाइगर रिजर्व है, और साथ ही साथ नवीनतम के साथ साथ 57वां टाइगर रिजर्व है। और ये किस राज्य में है दोस्तों? ये मध्य प्रदेश में है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा किस वर्ड को 2024 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? दोस्तों हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को छांट छांट कर लेकर आए हैं, तो आपको इस क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आंसर करिए दोस्तों, इसका क्या आंसर होगा? वर्ड ऑफ द ईयर 2024 हमने किस शब्द को घोषित किया है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को घोषित किया गया है? तो कौन घोषित करता है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी करता है। एक तो इंपॉर्टेंट ये हो गया।
और इसका आंसर हो जाएगा ब्रेन रोट। ब्रेन रोट इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और ब्रेन रोट किससे संबंधित है सर? तो ब्रेन रोट हमारा सोशल मीडिया रील्स से संबंधित है। सोशल मीडिया रील्स से संबंधित है, जो दिन भर देखते रहते हैं हम रील्स, ये उसी से संबंधित है दोस्तों। सोशल मीडिया रील्स आज के विद्यार्थी का सबसे बड़ा दुश्मन है दोस्तों ये। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ल्ड एड्स डे 2024 की थीम क्या थी? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वर्ल्ड एड्स डे 2024 की थीम क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट। टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट क्या हो जाएगी दोस्तों? वर्ल्ड एड्स डे 2024 की थीम हो जाएगी। अब ये डे कब मनाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सर वर्ल्ड एड्स डे कब मनाते हैं? तो ये हमारा बनाया जाता है 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 1 दिसंबर को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला पूछी है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है हिमालय, ऑप्शन नंबर बी में दिया है अरावली, ऑप्शन नंबर सी में दिया है विंध्याचल, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है सतपुड़ा। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अरावली हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी अरावली हो जाएगा। अरावली के बारे में कुछ और चीजें देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है, आपसे पूछी जा सकती है। तो अरावली सबसे पहले तो इसका निर्माण किस काल में हुआ था? अरावली का निर्माण किस काल में हुआ था? तो प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण होता है। आपको थोड़ा सा मोटा मोटा याद रखना है, बाकी ज्यादा डीप आपसे नहीं पूछा जाएगा। प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण होता है और ये 4 राज्यों में फैली हुई है। 4 राज्यों में फैली हुई है। आपसे ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये हमारे हिंदुस्तान में है, इंडिया में है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होती है। तो ये 4 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात है, फिर हमारा राजस्थान है, उसके बाद दिल्ली है, और चौथा राज्य कौन सा है दोस्तों? चौथा राज्य है हरियाणा। तो 4 राज्यों में इसका विस्तार है, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा। क्लियर है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आप सभी को पता है, पहला और आखिरी तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और एग्जामिनर सबसे ज्यादा इन्हीं को पूछता है कि पहला कौन सा है, नवीनतम कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है काजीरंगा, ऑप्शन नंबर बी है जिम कार्बेट, ऑप्शन नंबर सी है गिर गिर राष्ट्रीय उद्यान, और ऑप्शन नंबर डी है केवलादेव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा जिम कार्बेट नेशनल पार्क। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब ये किस राज्य में पड़ता है सर? तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान हमारा उत्तराखंड में आता है।
ये हमारा उत्तराखंड में पड़ता है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन मैचिंग का पूछ लेता है कि कौन सा उद्यान किस राज्य में है। तो बाकी के तीन भी हम देख लेते हैं। काजीरंगा हमारा किस किस राज्य में है दोस्तों? काजीरंगा हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट असम में पड़ता है। और काजीरंगा क्यों फेमस है? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक सींग एक सींग वाले गैंडे देखने को मिलते हैं, एक सींग वाले गैंडे देखने को मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि एक सींग वाले गैंडे किस अभयारण्य में, किस उद्यान में देखने को मिलते हैं? तो काजीरंगा में देखने को मिलते हैं, जो कि किस राज्य में है? असम में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान अगला देखते हैं, ऑप्शन नंबर जो सी था। ये दोस्तों आपको जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस राज्य में पढ़ते हैं, इनसे सवाल पूछा जाता है, इसलिए इनको भी डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो केरल राष्ट्रीय उद्यान, केरल राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में है दोस्तों? ये हमारा गुजरात में आता है। ये हमारा कहाँ आता है? गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो गैसे गिर और गैसे गुजरात आपको याद रखना है, गैसे गिर और गैसे गुजरात। और ये किस चीज के लिए फेमस है? ये हमारा एशियाई शेरों के लिए फेमस है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलते हैं? एकमात्र जगह है पूरे एशिया में जहां पर हमको शेर देखने को मिलते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान। और अगला है इसमें केवला द्वीप। तो केवला द्वीप तो आप सभी को पता है किस राज्य में पड़ता है? ये हमारा राजस्थान में पड़ता है। केवला द्वीप कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे सवाल भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत आसान होते हैं। कोडिंग डिकोडिंग वाले सवाल बहुत आसान होते हैं, स्कोरिंग होते हैं, डुएबल होते हैं, तो आपको इनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। चलिए दोस्तों क्या कह रहा है, यदि CLOC के क्लॉक को KCOLC लिखा गया है तो उसी कूट में स्टेप्स को क्या लिखा जाएगा? तो दोस्तों जब भी आपको ऐसा सवाल दिखे जिसमें सारे लेटर आपको रिपीटेडली मोड में दिख जाए, सारे लेटर आपको रिपीटेड दिख जाए, जैसे कि CLOCK और KCOLC, इसको क्या लिख रहा है दोस्तों? इसको ये लिख रहा है। तो स्टेप्स को क्या लिखेंगे? देखिए दोस्तों आप इस पे नोटिस करिए कि KCOLC यही तो सारे शब्द हैं, बस इनको थोड़ा इधर उधर अरेंज करके लिखा है। ऐसे सवाल भी एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। तो देखो दोस्तों इसमें क्या किया है, ओ को तो अपनी जगह पे एज इट इज लिख दिया है, ओ को अपनी जगह पर एज इट इज लिख दिया है। एल को यहां से उठाकर एल को यहां से उठाकर यहां पर लिख दिया है। ये सी आएगा दोस्तों, एक सेकेंड, यहाँ पर CK, हाँ अब सही है। तो एल को यहाँ पर लिख दिया है, सी को यहाँ पर लिख दिया है, और के को शुरू में पहुंचा दिया है, और सी को यहाँ पहुंचा दिया है। तो हमको जो पूछा हुआ है उसी में भी यही करना है। पूछा हुआ है स्टेप्स को क्या लिखेंगे, स्टेप्स को क्या लिखेंगे? तो दोस्तों ई तो अपनी जगह पर आ जाएगा, ई को तो हम ई लिख देंगे एज इट इज। एस जो है उसको लास्ट में पहुंचा देंगे, इस एस को हम शुरू में पहुंचा देंगे, इस पी को हम यहाँ पहुंचा देंगे, और इस टी को हम यहाँ पहुंचा देंगे। जैसा कि सिमिलरिटी दी हुई है हमको वही फॉलो करना है। जैसे हमको CLOC को KCOLC लिखा है, तो किस प्रकार लिखा है आपने ये देख लिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
SPETS। देखते हैं दोस्तों SPETS किस ऑप्शन में है। SPETS ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखना है दोस्तों, जब भी आपको ऐसा दिखे कि सारे अल्फाबेट वही दिए हुए हैं, सारे अल्फाबेट सेम है, तो आपको उसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। बस उनको क्या कर देता है वो, उल्टा सीधा अरेंज कर देता है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सॉल्व आपको ये सॉरी ये बगल में है, ये डिवाइडेड में है। तो इसको सॉल्व करना है दोस्तों, इसको सॉल्व करना है। दिया है 7 + 7 + 7 ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 7 अपॉन 5 + 5 + 5 डिवाइडेड बाई 5। आपको इसको सिंप्लीफाई करना है और बताना है क्या करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 11/5, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 16/21 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 3/11। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर के सारे अंकों को जोड़ देंगे। तो 7 + 7 + 7 21 हो जाएगा दोस्तों। फिर डिवाइडेड बाई 7 और अपॉन, अब 5 + 5 को तो जोड़ देंगे 10 प्लस 5 को डिवाइड किया हुआ है 5 से, ऊपर तो ब्रैकेट था दोस्तों, तो पूरे को डिवाइड करेंगे 7 से। नीचे ब्रैकेट नहीं है, तो 5 सिर्फ और सिर्फ एक ही 5 से डिवाइड होगा। तो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3, और 10 + 1 करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों 11। तो 3/11 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 3/11 ऑप्शन नंबर सी में होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन का था और आपको इसमें कैलकुलेशन करके इसको सिंप्लीफाई करना था। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः किस कारण होती है। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः किस कारण होती है। तो आंसर करिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए दिया है पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन नंबर बी दिया है उत्तर पूर्वी मानसून, ऑप्शन नंबर सी है दक्षिण पश्चिम मानसून और ऑप्शन नंबर डी है दक्षिण पूर्वी मानसून। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखते हैं तमिलनाडु किधर पड़ता है। तो एक हम ये इंडिया का मैप बना लेते हैं दोस्तों। तो ये हमने इंडिया का मैप बनाया। अब इसमें हम देखते हैं तमिलनाडु किधर पड़ता है। तो तमिलनाडु हमारा इस वाले तट पर पड़ता है। अब यहाँ पर शरदकालीन वर्षा किस मानसून के कारण होती है। दोस्तों यहाँ पर जो वर्षा होती है वो गर्मियों में नहीं होती है। यहाँ पर गर्मियों में नहीं होती है। ये मौसम का टॉपिक होता है मानसून का। आप उसको डिटेल में पढ़ोगे कभी, तब आपको इसका रीजन पता चलेगा। लेकिन अभी आपको इतना सा याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो आपको अभी इस क्वेश्चन को रट लेना है, क्योंकि इस पर जो वर्षा होती है वो इधर से आने वाली मौसमी हवाओं से यहाँ पर वर्षा होती है। क्लियर है दोस्तों। ये कौन सी दिशा से आ रही है। तो ये हमारी उत्तर पूर्व दिशा से आ रही है दोस्तों। उत्तर पूर्व दिशा से आ रही है। ये हमारा उत्तर है, ये हमारा पूरब है। तो उत्तर पूर्वी दिशा से ये आ रही है। तो ये कौन सी
हवाएं हो जाएगी दोस्तों उत्तर पूर्वी हवाएं या फिर उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर पूर्वी मानसून के कारण क्या होता है दोस्तों, हमारे तमिलनाडु के तट पर या फिर हमारा इसको पश्चिमी तट भी बोलते हैं, तो या फिर पश्चिमी तट पर हमारी क्या होती है दोस्तों, शरदकालीन वर्षा होती है। तो पश्चिमी तट भी अगर आ जाए तो भी हमको यही आंसर करना है, पश्चिमी तट या पश्चिमी घाट। क्लियर है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कपिल धारा और धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों जीके के क्वेश्चंस में आपसे वाटरफॉल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा वाटरफॉल, कौन सा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। कपिल धारा और धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है नर्मदा नदी पर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कावेरी नदी पर, ऑप्शन नंबर सी है गंगा नदी पर, या ऑप्शन नंबर डी है यमुना नदी पर। किस नदी पर होगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नर्मदा नदी पर हमारे क्या है दोस्तों, कपिल धारा और धुआंधार वाटरफॉल, कपिल धारा और धुआंधार जलप्रपात हमारे किस नदी पर हो जाएंगे, नर्मदा नदी पर हो जाएंगे। आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी है। कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी कौन सी मृदा होती है। तो आंसर करिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी होती है। कपास की मिट्टी के लिए काली मिट्टी अच्छी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी अच्छी होती है। क्लियर है दोस्तों, इसको याद रखना है। और काली मिट्टी को हम और क्या बोलते हैं, क्योंकि इसमें कपास की खेती ज्यादा अच्छी होती है तो इसलिए हम इसको कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। हम इसको कपासी मृदा भी बोलते हैं। और ये मुख्यतः किस रीजन में देखने को मिलती है, ये हमारे दक्कन के पठार में देखने को मिलती है। ये हमको दक्कन के पठार में देखने को मिलती है। और काली मिट्टी की कुछ विशेषताएं भी होती है जो भी आपको पता होना चाहिए। काली मिट्टी जो होती है वो गर्मी पड़ने पर, शुष्क होने पर दरारें इसमें पड़ जाती है। दरार नुमा दरार नुमा इस प्रकार से आकृति बन जाती है। तो ये किस मिट्टी में पड़ती है दोस्तों, ये हमारा काली मिट्टी में पड़ती है। तो ये भी पूछा जाता है कि दरारी नुमा मिट्टी कौन सी होती है, दरार नुमा मृदा कौन सी होती है। तो वो कौन सी होती है, काली मिट्टी होती है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बाणसागर पनबिजली परियोजना कहाँ पर स्थित है। बाणसागर पनबिजली परियोजना कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी है गुजरात, और ऑप्शन नंबर डी है राजस्थान। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। बाणसागर पर पनबिजली परियोजना कहाँ पर स्थित है दोस्तों, मध्य प्रदेश में स्थित है। क्लियर है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि भारत के किस क्षेत्र में शोक और निंद्रा नहीं है दोस्तों, नुब्रा घाटी में, नुब्रा घाटी होती है। तो शोक और नुब्रा घाटिया किस राज्य में स्थित है, किस जगह पर स्थित है, ये हमको पूछा हुआ है कि शोक और नुब्रा घाटिया हमको कहाँ पर देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कोगड़ा क्षेत्र,
ऑप्शन नंबर बी में दिया है लद्दाख क्षेत्र, और ऑप्शन नंबर डी सी है इनमें से कोई नहीं, और ऑप्शन नंबर डी है चंबा क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख क्षेत्र। तो लद्दाख क्षेत्र में हमको शोक और नुब्रा घाटियां देखने को मिलती है। ये पिछली सालों में पूछा हुआ सवाल है दोस्तों, तो इसको याद रखना कि शोक और नुब्रा घाटियां कहाँ देखने को मिलती है, लद्दाख क्षेत्र में देखने को मिलती है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों हिस्ट्री में जैन धर्म और बौद्ध धर्म हमारे एक महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं, तो उनसे भी सवाल पूछा जाता है, तो ये उन्हीं से संबंधित है। दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है जैन धर्म, ऑप्शन नंबर बी है हिंदू धर्म और जैन धर्म, ऑप्शन नंबर सी है हिंदू धर्म, और ऑप्शन नंबर डी है बौद्ध धर्म। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जैन धर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो दिलवाड़ा मंदिर हमारा किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। तो याद रखना दोस्तों, जैन धर्म से संबंधित है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ये आपका पॉलिटी के क्वेश्चन से स्टार्ट हो गए। ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो ड्राफ्टिंग समिति के या ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, आपको ये बताना है दोस्तों। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बताना है। ऑप्शन नंबर ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी है JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर BR अम्बेडकर, और ऑप्शन नंबर सी है JB कृपलानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो हमारे संविधान सभा की जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? जवाहरलाल सॉरी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। क्लियर है दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू हमारे उद्देश्य प्रस्ताव के तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों? उद्देश्य प्रस्ताव हमारा जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। ये भी हमसे पूछा जाता है। क्लियर है दोस्तों? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, किस संविधान संविधान आएगा सर, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान से संपत्ति का अधिकार विलोपित किया गया? 44वां संविधान संशोधन, 40वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, और 71वां संविधान संशोधन। तो आंसर करिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा हमने जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको निरस्त कर दिया था, उसको हटा दिया था फंडामेंटल राइट से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा हमने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से मूल अधिकारों की श्रेणी से बाहर कर दिया था दोस्तों। तो अब संपत्ति का अधिकार क्या अधिकार है दोस्तों? तो संवैधानिक अधिकार तो है, लेकिन ये हमारा मूल अधिकार नहीं है। अब ये किस किस में डाल दिया दोस्तों? पहले ये आर्टिकल 32 में था, संविधान के अनुच्छेद 32 में था, लेकिन अभी इसको संविधान के अनुच्छेद 300A में डाल दिया है। आपसे इतना डीप तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपको सिंपल सा ये याद रखना है कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हमने क्या कर दिया था? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से बाहर कर दिया था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन नंबर ए है 1902, ऑप्शन नंबर 2 है 1906,
और ऑप्शन नंबर सी है 1904, ऑप्शन नंबर डी है 1916। तो बताइए दोस्तों इसका क्या सही आंसर हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1906 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है दोस्तों? 1906 में होती है। और कहां पर होती है? ये हमारी ढाका में होती है दोस्तों। कहाँ होती है? ढाका में होती है। तो हमसे ये भी पूछा जाता है। और 1906 में होती है। तो क्लियर है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है दोस्तों? केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है लोकसभा के प्रति, ऑप्शन नंबर बी में दिया है राज्यसभा के प्रति, ऑप्शन नंबर सी में दिया है राष्ट्रपति के प्रति, और ऑप्शन नंबर डी है प्रधानमंत्री के प्रति। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लोकसभा के प्रति क्या होती है दोस्तों? सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो हमारी जो केंद्रीय मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। और अगर हमसे पूछ ले व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, यानी कि इंडिविजुअल मिनिस्टर किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होता है, किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो वो हमारा आएगा राष्ट्रपति के प्रति। क्लियर है दोस्तों। राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से हमारा प्रत्येक मंत्री उत्तरदायी होता है। तो लोकसभा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। ये भी आपका पॉलिटी से संबंधित है। 26 में बोला है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य और राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। ऑप्शन नंबर बी में दिया है संसद के सदस्य और उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी में दिया है केवल लोकसभा के सदस्य। ऑप्शन नंबर डी में दिया है केवल राज्य विधानमंडलों के सदस्य। तो आंसर करिए दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य और राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। क्लियर है दोस्तों, याद रखना है आपको। और राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद होता है तो उनका निपटारा कहाँ होता है दोस्तों? अगर कोई विवाद होता है तो उनका निपटारा सुप्रीम कोर्ट में होता है। उनका निपटारा कहां पर होता है? सुप्रीम कोर्ट में होता है। तो ये याद रखना है आपको। और राष्ट्रपति के बारे में दो चार चीजें और जान लीजिए जो कि इंपॉर्टेंट है। हमारे भारत देश का प्रथम नागरिक कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति ही होता है। तो इंडिया का, भारत का प्रथम नागरिक किसको बोलते हैं हम? प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को बोलते हैं। और राष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदनों के चुने सदस्य और राज्य विधानसभाओं के चुने सदस्य भाग लेते हैं। तो इतना आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे दोस्तों? आंसर करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में हमने मूल कर्तव्य जोड़े थे। 1976 में हुआ था ये संशोधन। 1976 में
हमने मूल कर्तव्यों को जोड़ा था। और किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा था दोस्तों? ये समिति भी पूछी जाती है। किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा था। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमने भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा था। कब जोड़ा था दोस्तों? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा था। और किस अनुच्छेद में जोड़ा था दोस्तों? तो इनको हमने संविधान के अनुच्छेद 51A में इनको जोड़ा था, या फिर 51K में हमने इनको जोड़ा था। क्लियर है दोस्तों? चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो आखिरी क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर, ये इसमें नंबरिंग में मिस्टेक है, आप नंबरिंग पे ध्यान मत दीजिए। तो भारतीय समुद्रीय तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? भारतीय समुद्रीय तट रेखा की टोटल लंबाई हमसे पूछी है दोस्तों। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में है 6500.3 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी में है 7516.6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी है 5100.5 किलोमीटर। और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं, नन। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी 7516 किलोमीटर। 7516 किलोमीटर हमारी क्या हो जाएगी? टोटल तटीय लंबाई हो जाएगी 7516.6 किलोमीटर। क्लियर है दोस्तों? तो आज की क्लास के सभी प्रश्न खत्म होते हैं। और आज की क्लास में हमने सभी प्रकार के क्वेश्चंस देखे हैं। हमने मैथ रीजनिंग के भी देखे हैं, जीके के भी देखे हैं, और करंट अफेयर की भी देखे हैं। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि आज की क्लास में हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए दोस्तों आप इस क्लास को, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको हमारी वीडियो नोटिफिकेशन नहीं आएगा, वीडियोज का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आप सभी को ऑल द बेस्ट आपकी होने वाली एग्जाम के लिए। एम्स सीआरई की जो एग्जाम 26 तारीख को होने वाली है। और कैसी लगी क्लास आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।